नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं के विज्ञान का अध्याय 2, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण अध्याय के कई सारे बिंदुओं पर हम लोग इससे पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पर्यावरण में प्रदूषण के घटकों का सम्मिलित होना। तो चलिए सीधे हम लोग चलते हैं पेज नंबर 13 पर। यहाँ पर देखिए लिखा है घटकों का ढीला होना पर्यावरण प्रदूषण। क्या लिखा है? घटकों का ढीला होना पर्यावरण प्रदूषण। हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण दो प्रकार के घटकों से मिलकर बनता है। एक होते हैं सजीव घटक। एक कौन से घटक होते हैं? सजीव घटक। और दूसरे कौन से होते हैं? निर्जीव घटक। निर्जीव घटक, ठीक है। तो सजीव और निर्जीव घटकों का समन्वय जब पूरे पर्यावरण में एक निश्चित अनुपात में बना रहता है तो पर्यावरण कैसा रहता है? संतुलित रहता है। वह स्थिति कैसी रहती है? पर्यावरण संतुलन की स्थिति होती है। और अगर इसमें से कोई भी घटक घटता या बढ़ता है या किसी प्रकार के घटक में कोई अन्य अवांछनीय घटक है ना, जैसे वायु है ना, वायु कैसा घटक है? पर्यावरण का गैसीय घटक है। अब अगर उसमें धूल मिट्टी की मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ पर क्या हो रहा है? वायु में प्रदूषण हो रहा है ना। वैसे ही वायु के अंदर जो गैसें हैं उनका अनुपात भी निश्चित है। वायु क्या है? कई सारी गैसों का मिश्रण है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो अगर इनमें से कोई गैस की मात्रा भी बढ़ जाती है, मान लीजिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है ना, तो एक निश्चित अनुपात से ज़्यादा जब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित होगी तो वो हमको क्या करेगी? हानि पहुंचाएगी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अभी मात्रा 0.03% है ना। इतने प्रतिशत गैस कौन सी है वायुमंडल में? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इससे बढ़ती है, मान लो 0.04 हो जाती है, 5 हो जाती है, बढ़ने लगती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो वो क्या होती है? सजीवों के लिए हानिकारक होती है ना। तो इसीलिए इस प्रकार से कोई भी अन्य घटक का सम्मिलित होना, जैसे धूल मिट्टी आदि वायुमंडल में सम्मिलित हो, या किसी घटक का बढ़ना, जैसे वायुमंडल में ही कोई गैसीय पदार्थ है और उसकी मात्रा बढ़ रही है ना। उसी प्रकार से जल का उदाहरण भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे जल है ना, जल के अंदर मान लीजिए जो हम लोग फैक्ट्री से, घरों से गंदा पानी नदी तालाबों आदि के अंदर प्रवाहित करते हैं, उसमें बहुत सारा डिटर्जेंट होता है, रसायन होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? जल को दूषित कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं प्रदूषण। और जल है, वायु है, यही तो हमारा पर्यावरण है। तो इन सब के अंदर अवांछनीय घटकों का शामिल होना पर्यावरण का प्रदूषण होता है। आइए देखते हैं पुस्तक में क्या लिखा है। पुस्तक में लिखा हुआ है, जीवन का जाल खेल में आपने देखा कि एक घटक के होने या ना होने अथवा ढीला होने पर पूरे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। आइए अब देखें कि यह कैसे होता है। वायु, मिट्टी, जल आदि घटक ऐसे हैं जिनका अन्य सभी घटकों से संबंध है। ठीक है, तो जो जीवन का जाल हमने बनाया था, मतलब खाद्य जाल के बारे में बोला है ना, उसमें हमने देखा था कि सभी जो घटक हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और यहाँ पर कुछ क्या कहते हैं, घटक ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर किन्हीं तत्वों की कमी या अधिकता हो जाती है, उसी को हम प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रकार का प्रदूषण कौन सा है? वायु प्रदूषण। यहाँ पे देखिए वायु प्रदूषण क्या लिखा है। वायु घटक के ढीले होने का क्या मतलब हो सकता है? वायु घटक के ढीले होने का क्या मतलब हो सकता है कि वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है, और इसमें अगर कई अन्य प्रकार की कोई अवांछनीय तत्व जैसे धूल मिट्टी, कार्बन के कण आदि, इनकी मात्रा बढ़ती है तो हम उसको वायु प्रदूषण कह सकते हैं। उसी प्रकार से वायु में जो जो गैसें हैं, कौन कौन सी गैसें हैं वायु के अंदर? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इनमें से भी किसी की मात्रा बढ़ती है तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं? वायु प्रदूषण कह सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि वाहनों से निकलने वाला धुआं सांस के साथ शरीर में जाता है और उससे बेचैनी होती है और आंखों में जलन होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाहनों से निकलने वाले धुएं में कार्बन की मात्रा होती है ना, और अन्य जहरीले तत्वों की मात्रा होती है। यदि घर में चूल्हे का या अन्य कोई धुआं भर जाए तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि धुएं में विषैली गैसें होती हैं जो वायु में मिल जाने पर उसे खराब या प्रदूषित करती है। विषैली गैसें कैसी होंगी? वांछनीय होंगी या अवांछनीय होंगी?
अवांछनीय होंगी ना, क्योंकि हम चाहते तो नहीं कि हमारे घर के जो वायुमंडल है या जो हम वायु सांस में ग्रहण कर रहे हैं उसमें विषैली गैस आए, ऐसा चाहते हैं क्या? नहीं चाहते, तो अवांछनीय है वो, है ना। वह पदार्थ जिसको हम चाहते नहीं हैं अपने उपयोगी पदार्थों में शामिल करना, उसे हम क्या कहेंगे? अवांछनीय पदार्थ कहेंगे। तो विषैली गैसें कैसी होती हैं? अवांछनीय होती हैं। लेकिन वाहन चलाने से, लकड़ी वाला चूल्हा जलाने से वो सब क्या होता है? वायुमंडल में शामिल हो जाती हैं और फिर हमको क्या पहुंचाती हैं? नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। कारखानों से निकलने वाला धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है। इसी प्रकार वायु में अधिक धूल होने पर भी यह प्रदूषित हो जाती है और जीवों के लिए हानिकारक बन जाती है। क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के ढेर को देखा है? बहुधा इन्हें जला दिया जाता है। ठीक है, सड़कों के किनारे देखेंगे जो सुबेरे में झाड़ू लगाने वाले वर्कर्स आते हैं ना, उन लोग क्या करते हैं? जो सूखी पत्तियों का ढेर आदि होता है इसे जला देते हैं, और उसमें कभी कभी टायर वगैरह भी, है ना, प्लास्टिक वगैरह भी, ये सब भी जला देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से जीवों के लिए वायु प्रदूषण हानिकारक हो जाता है। क्या आपने सड़कों के किनारे ये सूखी पत्तियों के ढेर को जलते हुए देखा है ना? तो हम जान चुके हैं कि कई बार क्या करते हैं, सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के ढेर को जलाकर और वहाँ प्रदूषण करते हैं। प्रायः किसान भी कटाई के पश्चात खेतों से सूखी पत्तियाँ, फसली पादपों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्टों को जला देते हैं। इन्हें जलाने पर इनसे हानिकारक गैसें तथा धुआं उत्पन्न होता है। इससे भी वायु प्रदूषित होता है। अतः यह आवश्यक है कि ना तो हम कचरा जलाएं और ना ही किसी को जलाने दें। सोचिए कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। अपने विचारों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो ज़रा आप बता सकते हैं कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि वाहनों का प्रयोग हम कम से कम करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो वाहन है इनका प्रयोग कम से कम करें। आजकल क्या है, घर घर में कार, मोटरसाइकिल, है ना, इस प्रकार के वाहन हैं, और हम छोटे छोटे कामों के लिए भी क्या करते हैं? वाहन का प्रयोग करने लगते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? कम वाहन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पेट्रोल, डीजल आदि की भी बचत होगी और वहाँ पर धुआं जो प्रदूषण होता है वो भी कम होगा। घरों में ईंधन के रूप में हमें गैस का प्रयोग करना चाहिए। लकड़ी का, कोयले का, इन सब का प्रयोग कम करना चाहिए, बल्कि नहीं करना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण ना हो। और जो सड़क के किनारे मिट्टी आदि है वो तो हम लोग उससे कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, है ना। कंपोस्ट खाद क्या होती है? प्राकृतिक खाद होती है, जिससे पेड़ पौधों को पोषण भी मिलता है। और अगर हम उन्हें जलाते हैं सूखी पत्तियों को, तो वहाँ पे प्रदूषण भी होता है और किसी प्रकार का पोषण पेड़ पौधों को नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पर किसान भी क्या कर सकते हैं? अपने खेतों में सूखी पत्ती, फसल आदि को जो है खेतों के अंदर ही कंपोस्ट खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। इस तरीके से कचरे को जलाने की जगह हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं कचरे का, और उससे जो है हानिकारक जो प्रदूषण होता है उसको हम कम कर सकते हैं। उसके बाद अगले प्रकार का प्रदूषण है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? सभी जीवों के लिए जल आवश्यक है। क्या बिना जल के कोई भी जीवधारी जीवित रह सकता है? बताइए आप, क्या बिना पानी के जीवित रह सकते हैं हम लोग? नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पानी क्या करता है? किसी भी जीव के अंदर होने वाली जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, कौन सी क्रियाएं हैं? जैविक क्रियाएं, है ना, जैविक क्रियाएं। ठीक है, सभी प्रकार की जैविक क्रियाओं को क्या करता है? जल संपन्न कराता है। अब जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में कि सांस लेना, ठीक है, भोजन का पाचन करना, है ना, ये सब क्या है? हमारी जैविक क्रियाएं हैं। बहुत सारी जैविक क्रियाएं यहाँ पर आपको लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी। तो ये सारी जैविक क्रियाएं करने के लिए हमारे जो शरीर है उसको जल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे भोजन का पाचन करने के लिए, बचे हुए भोजन को रक्त में मिलाने के लिए भी हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की आवश्यकता पड़ती है। शरीर के अंदर जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको उत्सर्जित करने के लिए, शरीर के बाहर करने के लिए भी हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की आवश्यकता पड़ती है ना। जैसे यूरिया जैसा जो हानिकारक पदार्थ है उसको शरीर के बाहर हम कैसे करेंगे? जो जल है उसकी सहायता से मूत्र के रूप में उसको शरीर के बाहर करते हैं। तो इस तरीके से जल हमारे लिए एक आवश्यक पदार्थ है। अब यहाँ देखिए जल प्रदूषण कैसे होता है। क्या हम सभी प्रकार के जल का प्रयोग कर सकते हैं?
नहीं कर सकते। जीवधारियों के लिए कौन सा जल अच्छा रहेगा, साफ या गंदा? तो जाहिर है कि साफ जल ही हमारे लिए अच्छा होगा। गंदे जल को पिएंगे तो क्या पड़ सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं ना, कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। नालियों, गटरों आदि का गंदा पानी और कारखानों से निकलने वाला विषैला पानी नदी, नालों और तालाबों में मिलकर इसे गंदा करता है, जिससे कई जीवधारी मर जाते हैं तथा मनुष्य और बड़े जानवर बीमार हो जाते हैं ना। तो कभी कभी गंदा पानी पीने से ऐसी बीमारियां भी हो जाती है जैसे उल्टी, दस्त है, हैजा वगैरह है। उससे क्या हो सकता है, मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है और साथ ही जानवरों की भी मृत्यु हो सकती है। तो पशुधन भी क्या होता है, पशु किसी किसान के लिए या पशुपालक के लिए वो एक धन की तरीके से, अगर उनका जानवर मरता है तो उनके लिए क्या है, वो हानि का कारण है। सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले रोकने से पहले हमको क्या जानना जरूरी है कि जल प्रदूषण होता कैसे है। तो कैसे कैसे जल प्रदूषण होता है, कारखानों आदि से जो विषैला पानी निकलता है ना, कारखानों के अंदर केमिकल युक्त जो जल होता है वो क्या करते हैं, नदी तालाब आदि में पहुंचा देते हैं, जिससे नदी तालाब कैसे हो जाता है, उसका जल विषाक्त हो जाता है। उसके अलावा क्या करते हैं, हम लोग भी नदी तालाबों में स्नान करते हैं, अपने पशुओं को भी वहाँ पे नहलाते हैं, बर्तन मांजते हैं नदी तालाबों में, कपड़े धोते हैं। इस सब से क्या होते हैं, जल स्रोत गंदे होते हैं। उसके अतिरिक्त काफ़ी सारा कचरा वगैरह है ना, कई सारी सामग्रियाँ हम क्या करते हैं, जल स्रोतों के अंदर डाल देते हैं, जिससे जल स्रोत कैसे हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, किसी भी जल स्रोत को गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कैसा होता है, हमारी बीमारी का कारण होता है। ठीक है, तो कैसे कैसे हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। जल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो कल कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी है उसको हम क्या कर सकते हैं, उपचारित कर सकते हैं, है ना। उपचारित कैसे करेंगे उसको, उसमें जो हानिकारक पदार्थ हैं, है ना, उसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे, पानी को फिल्टर कर देंगे और फिल्टर करके फिर उसको नदी तालाबों में पहुंचाएंगे। उसी तरीके से जो नदी नालों में जैसे नाली वगैरह को, सीवर वगैरह को भी किससे जोड़ देते हैं, नदियों से जोड़ देते हैं, तो उसको भी उपचारित करके ही नदियों तक पहुंचाना चाहिए। जानवरों को, मनुष्यों को नहाने पे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए नदी तालाबों में, है ना। और उसके साथ ही जो कपड़ा बर्तन धोने आदि का कार्य है नदी तालाबों में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा, हमारे जो पीने के पानी का मुख्य स्रोत है वो कौन सा है, वर्षा का जल है ना। वर्षा का, जब वर्षा होती है और पानी बरसता है तो नदी तालाबों में वह पानी जाकर एकत्र हो जाता है, साथ ही भूमि के नीचे भी, है ना। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे कि एक घर से छत के द्वारा पानी को इकट्ठा करके एक सोखता गड्ढे में ले जा रहे हैं, और उस गड्ढे से पानी कहाँ जा रहा है, एक भूमि के ज़्यादा अंदर वाले हिस्से में जा रहा है, कुएं के अंदर ज़्यादा गहराई में जाके इकट्ठा हो रहा है। तो जो कुएं के अंदर का पानी होता है वो भूमिगत जल होता है। आपके घर में अगर बोर है ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा बोरवेल से जो पानी निकालते हैं पंप के द्वारा, वो कैसा जल होता है, भूमिगत जल होता है। तो भूमिगत जल हमारे लिए ऐसे, जब गर्मी वगैरह होती है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, उस समय नदी तालाब आदि सूख जाते हैं, तो उस समय हम भूमिगत जल का प्रयोग अपने पीने के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम भूमिगत जल को संचित नहीं करेंगे, है ना, भूमि के अंदर अगर जल जाएगा नहीं, तो वहाँ पर हम भूमिगत जल का प्रयोग कैसे करेंगे। कई बार देखे होंगे आप लोग, गाँव वगैरह में बोर भी सूख जाता है, आजकल शहरों में तो आम समस्या हो गई है ना, बोर भी सूख जाता है, कुआं भी सूख जाता है, तो पीने के पानी का हाहाकार मच जाता है उस समय में। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम भूमिगत जल का संग्रहण नहीं करते। तो भूमिगत जल का संग्रहण कैसे करेंगे, जब वर्षा होती है उस समय वर्षा जल का हमको क्या करना चाहिए, संचय करना चाहिए। कैसे संचय करेंगे वर्षा जल का हम लोग, यहाँ पर आप लोग चित्र में देख सकते हैं। बारिश के पानी को इकट्ठा करना, उसका भंडारण कर बाद में उसका उपयोग करना जल की उपलब्धता को बढ़ाने का एक तरीका है। इस प्रकार वर्षा के जल को एकत्रित करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। ठीक है, इसका मूल आधार जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। तो हमको एकत्र करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि देखिए आजकल रोड जो है वो सीमेंट के बने हुए हैं, घरों के आंगन भी पक्के हो गए हैं, है ना, और जो चौक चबूतरे हैं वो भी सब सीमेंट के बने हुए हैं। तो सीमेंट क्या करती है, जल को सोखने नहीं देती है भूमि को, है ना। उसके लिए हम नाली वगैरह भी पक्की हो गई है, सीमेंट की बन गई है, तो फिर भूमि के अंदर जल जाएगा कैसे। तो उसके लिए जो है हम लोग अपने घरों से प्रबंध कर सकते हैं। क्या क्या तरीका है, यहाँ पे सबसे मुख्य तरीका है भवन की छत से वर्षा जल का
एकत्रीकरण कैसे कर सकते हैं? इस तरीके से अपने भवन के छत पे आप लोग क्या करें, एक संग्रहण पाइप लगा सकते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे ब्लू कलर से, है ना। ये एक संग्रहण पाइप है जो घर की छत से जुड़ा हुआ है। जब पानी बरसेगा तो घर की छत से जो पानी बहेगा वो इस पाइप के माध्यम से यहाँ एक सोखता गड्ढा बनाएंगे, उस सोखता गड्ढे में आएगा, है ना। अब ये सोखता गड्ढे से एक और मार्ग हम बनाएंगे जो पास में उपस्थित किसी कुएं तक जा भी सकता है, और अगर कुएं तक नहीं भी जाएगा तो आप उसको वैसे भी छोड़ सकते हैं, वो अपने आप जो है भूमि उसको ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे घर में कुआं है तो हम उसको कुएं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और वो जो पानी है वो धीरे धीरे मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि से गुजर के प्राकृतिक तरीके से फिल्टर होके और आपके कुएं में या भूमि के अंदर जाकर एकत्र हो जाएगा। इस तरीके से जो भूमिगत जल है उसका भंडारण बना रहेगा, और जब हमको भूमिगत जल की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका है सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल सीधे भूमि में पहुंचने दिया जाए। तो इस तरीके से हम अपने घरों की छत के द्वारा और सड़क की नालियों के द्वारा दोनों तरीके से जो है वर्षा जल का संग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और जल प्रदूषण को रोकना कितना आवश्यक है। साथ ही यहाँ पे देखा होगा कि किस तरीके से हम वर्षा जल का संग्रहण करके और अपने पीने योग्य जल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, उसको संचित करके और रख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे भूमि प्रदूषण। भूमि यानी धरती, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, वहाँ का जो ठोस धरातल है उसको हम क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। भूमि में भी प्रदूषण होता है ना। भूमि हमारे लिए क्यों आवश्यक है? एक तो जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनके रहने के लिए क्या आवश्यक है? भूमि आवश्यक है। साथ ही जितना भी हम अनाज खाते हैं, फल फूल खाते हैं, है ना, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? जो भूमि में हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं उसी से तो प्राप्त होते हैं। अगर भूमि में अवांछनीय घटक सम्मिलित हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? फसल उगाना, पेड़ पौधे उगना, ये सब जो है कठिन हो जाता है, बल्कि शून्य हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में। और बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।